क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कृषि समझौते पर विशेष ध्यान देते हुए विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख समझौतों की व्याख्या कीजिए। यानी कृषि समझौतों पर ध्यान देते हुए जो विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख समझौतों की व्याख्या करनी है कि कौन कौन से समझौते हैं और विश्व व्यापार संगठन किस तरह से विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख समझौते, एक विस्तृत विश्लेषण, कृषि समझौते पर विशेष ध्यान। यानी विश्व व्यापार संगठन के सभी समझौतों को देखने वाले हैं, लेकिन जो कृषि समझौता है उस पर विशिष्ट ध्यान देने वाले हैं। चलिए फिर हम इसके परिचय से इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण अंतर सरकारी संगठन है। यानी विश्व व्यापार संगठन जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को नियंत्रित करने वाला संगठन है। 1995 में स्थापित WTO विश्व व्यापार को सुव्यवस्थित करने और सभी देशों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए नियमों का एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। यानी WTO जो है उसकी स्थापना 1995 में हुई थी और ये सभी देशों के लिए व्यापार की जो सुविधा होती है वो उपलब्ध करवाता है। इस निबंध में हम WTO के प्रमुख समझौतों का गहन विश्लेषण करेंगे। यानी इसमें हम WTO के जो प्रमुख समझौते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कृषि समझौता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम प्रत्येक समझौते के उद्देश्य, मुख्य प्रावधानों और उनके प्रभावों का मूल्यांकन करेंगे। साथ ही वास्तविक दुनिया के उदाहरणों का उपयोग करके उनकी व्याख्या करेंगे। यानी हम इसमें जितने भी हमारे समझौते हुए हैं उनके जो मुख्य उद्देश्य हैं, प्रावधान हैं, उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं और जो वास्तविक दुनिया है उनके उदाहरणों को भी देखने वाले हैं। चलिए फिर बिना देरी करे हम इसकी शुरुआत करते हैं। WTO के प्रमुख समझौते। अब हम इसके एक एक करके सभी समझौते के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पहला है हमारा वस्तुओं का सामान्य समझौता। यह WTO का आधारभूत समझौता है जो व्यापार में शुल्क, गैर शुल्क बाधाओं और सब्सिडी से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। GDP का मुख्य उद्देश्य व्यापार में उदारता को बढ़ावा देना और सभी देशों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। यानी ये जो हमारा समझौता है ये मुख्य रूप से जो हमारा व्यापार है, व्यापार में जो गैर शुल्क है और जो हमारा सब्सिडी है और जो हमारा GDP है उस पर केंद्रित है और ये किस तरह से व्यापार को निर्धारित करता है इस बात पर चर्चा करता है। ये उदाहरण के लिए GDP ने कई देशों को अपनी कृषि उत्पादों पर शुल्क कम करने के लिए प्रेरित किया, जिससे वैश्विक व्यापार में वृद्धि हुई और उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम हो गईं। यानी कहीं ना कहीं ये GDP पर भी प्रभाव डालता हुआ हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सेवाओं में व्यापार और सामान्य समझौता। यह समझौता सेवाओं के व्यापार के लिए नियमों को निर्धारित करता है, जिससे कि वित्तीय सेवाएं, पर्यटन और परिवहन GATS का उद्देश्य सेवा क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने और नवाचार और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है। उदाहरण के लिए GATS ने विदेशी कंपनियों के लिए अन्य देशों में सेवाएं प्रदान करना आसान बना दिया है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को रोजगार और विकास में वृद्धि हो। यानी जो GATS है ये विश्व में ये जो सेवाएं हैं उनको बढ़ाने का कार्य करता है, ताकि जो विश्व स्तर पर रोजगार है, अर्थव्यवस्था है, उसको सुधारा जा सके, रोजगार में वृद्धि की जा सके। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं नेक्स्ट समझौता बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलुओं पर समझौता। यह समझौता बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के संरक्षण से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। ट्रैप्स का उद्देश्य संरचनाओं और आविष्कारों के लिए उचित पुरस्कार सुनिश्चित करना और नवाचार और संरचनात्मकता को प्रोत्साहित करना है। उदाहरण के लिए ट्रैप्स ने दवा कंपनियों को अपने पेटेंट पर मजबूत सुरक्षा प्रदान की है, जिससे उन्हें नए दवाओं और उपचारों को विकसित करने में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यानी ये जो है ये सभी
कंपनियों को एक कॉपीराइट और ट्रेडमार्क देने का कार्य करता है ताकि उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप दवाई के सेक्टर को लिख सकते हैं। दवाई की जो कंपनियां होती हैं उन्हें आगे प्रोत्साहित करने के लिए बढ़ावा देता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप नेक्स्ट पॉइंट इसमें यानी नेक्स्ट समझौता लिख सकते हैं ट्रेड संबंधित निवेश उपायों पर समझौता। यह समझौता विदेशी निवेशों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को प्रतिबंधित करता है, यानी जितने भी विदेशी निवेश होते हैं उनके साथ जो भेदभावपूर्ण संबंध होते हैं उनको खत्म करता है। TRIMS एक का उद्देश्य निवेशों के लिए एक समान और पारदर्शी वातावरण बनाना और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देना है। उदाहरण के लिए TRIMS ने सरकारों को विदेशी कंपनियों को अपनी स्थानीय सहायक कंपनियों निर्मित करने से रोकने से प्रतिबंधित किया है, जिससे विश्व आपूर्ति श्रृंखला को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलती है। यानी ये जो है ये भी कंपनियों को अधिक कुशल बनाने और कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई हमें दिखाई देती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट समझौता आप लिख सकते हैं कृषि समझौता। कृषि समझौता WTO का एक महत्वपूर्ण समझौता है जो विश्व कृषि व्यापार को नियंत्रित करता है, यानी ये कृषि व्यापार को नियंत्रित करता है विश्व स्तर पर। यह समझौते के मुख्य उद्देश्य हैं। अब हम कृषि समझौते के मुख्य उद्देश्यों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पहला आप लिख सकते हैं कृषि व्यापार में उदारता को बढ़ावा देना। AOA का लक्ष्य कृषि उत्पादों पर शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को कम करना, जिससे विश्व व्यापार बढ़े। यानी इसका उद्देश्य जो शुल्क है और गैर शुल्क है उसको कम करना है ताकि विश्व स्तर पर जो व्यापार है उसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं घरेलू सब्सिडी को कम करना। AOA कुछ प्रकार की कृषि सब्सिडी को सीमित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बाजार बलों की अधिक भूमि हो। उदाहरण के लिए AOA ने विकसित देशों को नियंत्रित सब्सिडी को कम करने के लिए बाध्य किया, जिससे विकासशील देशों को किसानों का विशेष बाजारों से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके। यानी जो AOA है ये कहीं ना कहीं जो सब्सिडी होती है, कृषि सब्सिडी होती है, उसको कम करने का प्रयास करता है ताकि उसे भी आगे लेवल यानी बड़े लेवल तक ले जाया जा सके और विकासशील देशों में किसानों की जो स्थिति है उसको मजबूत किया जा सके, उसे अच्छा बनाया जा सके। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और हमारे YouTube चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मोर जो सिलेबस है आपका वो कवर हो जाए। जितनी भी आपकी बुक्स हैं उनसे रिलेटेड आपके पास वीडियो आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं आयात सुरक्षा आयामों को सुधारना। AOA आयात कोटा और न्यूनतम आयात मूल्य जैसे आयात सुरक्षा उपायों के उपयोग को नियंत्रित करता है। इसके उद्देश्य आयात सुरक्षा उपयोगों के दुरुपयोग को रोकना और बाजार पहुंच को बढ़ावा देना है। यानी ये जो है ये मूल्य जैसे आयातों की सुरक्षा को बढ़ावा देता है, उन्हें नियंत्रित रखता है और जो सुरक्षा आयोग है, सुरक्षा उपयोग है, उनके दुरुपयोग को रोकता है और उन्हें बढ़ावा देता है ताकि अच्छी चीजों को आगे लेकर जाया जा सके। अब हम देखेंगे कृषि समझौते के प्रभाव, यानी जो हमारा कृषि समझौता था उसका क्या क्या प्रभाव देखने को मिला। कृषि समझौते AOA के विशेष कृषि व्यापार पर कई तरह के प्रभाव पड़े हैं, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के प्रभाव शामिल हैं। देखिए मैं पहले भी आपसे ये बात कह चुकी हूँ, कोई भी चीज क्यों ना हो वो अच्छी है तो उसकी बुराइयां भी जरूर होंगी, कम या ज्यादा हो सकती हैं पर अच्छाई बुराई दोनों ही होती हैं। तो इसके अब हम सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को देखने वाले हैं। इस समझौते के जो हमारे सकारात्मक प्रभाव थे पहले हम उन्हें देखेंगे। विश्व कृषि व्यापार में वृद्धि। AOA के कारण विश्व कृषि व्यापार में वृद्धि हुई है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए खाद्य कीमतें कम हुई हैं और खाद्य सुरक्षा में सुधार हुआ है। यानी कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि इसने कृषि में बहुत ज्यादा वृद्धि की, जिसकी वजह से खाद्य की जो कमियां थी वो कम हो गई हैं और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि हुई है। किसानों के लिए नई संभावनाएं पैदा हुई हैं। AOA ने कुछ देशों के किसानों को नए बाजारों तक पहुंचाने का अवसर प्रदान किया, जिससे उनकी आय बढ़ने में मदद मिली है। यानी किसानों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया था
हमारे इस समझौते ने। अब हम इसके नकारात्मक प्रभावों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। विकासशील देशों के किसानों के लिए कठिनाइयां। अब विकासशील देशों के किसानों के लिए किस तरह से कठिनाइयां थी? AOA ने विकासशील देशों के लिए कुछ किसानों के लिए कठिनाइयां पैदा कर दी, जिन्हें विकसित देशों के लिए हाईली सब्सिडाइज्ड कृषि उत्पादनों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, यानी कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा जैसी स्थिति को पैदा कर देता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं खाद्य सुरक्षा संबंधित चिंताएं। कुछ देशों में AOA ने खाद्य सुरक्षा संबंधित चिंताएं पैदा कर दी हैं, यानी कहीं ना कहीं ये खाद्य सुरक्षा संबंधित चिंताएं भी पैदा करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वह घरेलू कृषि उत्पादन को समर्थन करने के लिए सब्सिडी का उपयोग करने में कम सक्षम है। यानी ये घरेलू जो कृषि उत्पादन है उसको कम समर्थन करता है और ये सब्सिडी का समर्थन कम करता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वास्तविक दुनिया का उदाहरण। अब हम वास्तविक दुनिया का उदाहरण देकर इसको समझने वाले हैं। आप इसमें लिख सकते हैं यूरोपीय संघ की आम कृषि नीति और उसका AOA पर प्रभाव। यानी अब हम इसका यूरोपीय संघ की जो आम नीति थी उसका AOA पर क्या प्रभाव था इसको देखेंगे। यूरोपीय संघ की कैप कृषि सब्सिडी का एक बड़ा कार्यक्रम है। AOA के तहत यूरोपीय संघ को कैप के तहत कुछ सब्सिडी को कम करना पड़ता है। हालांकि EU ने अभी भी अपनी कंपनियों का समर्थन करने के लिए अन्य सब्सिडी कार्यक्रमों को बनाए रखा है। ये इसका उदाहरण आप बहुत अच्छा उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। विश्व व्यापार संगठन के समझौते ने वैश्विक व्यापार को सुव्यवस्थित करने और सभी देशों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि समझौते AOA का वैश्विक कृषि व्यापार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, यानी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव हम कहीं ना कहीं कृषि पर पड़ते हुए देख सकते हैं। हालांकि AOA के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के प्रभाव है और यह महत्वपूर्ण है कि WTO के नियमों को इस तरह से लागू किया जाए जो सभी देशों के हितों को ध्यान में रखें। यानी इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रभाव हम देख सकते हैं, लेकिन WTO की जितने भी नियम कानून हैं उन्हें इस तरह से लागू किया जाए कि सभी देशों के जो हित हैं उनको ध्यान में रखा जा सके। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या आप सहमत हैं कि वैश्विक राजनीति में गरीबी, भूख और विकास महत्वपूर्ण लेकिन विवादित अवधारणाएं हैं? विकास के विभिन्न उपागमों के संदर्भ में अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। अब हम इसको देखेंगे कि वैश्विक राजनीति में गरीबी, भुखमरी, विकास जो है वो एक महत्वपूर्ण तत्व है और ये विवाद के मुद्दे हैं या नहीं, किस तरह से, चलिए हम देख लेते हैं इसको। गरीबी, भूख और विकास विस्तृत विश्लेषण। अब हम इसके विश्लेषण को देखने वाले हैं। परिचय में आप क्या लिख सकते हैं? गरीबी, भूख और विकास के यह तीन अवधारणाएं वैश्विक राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दुनिया भर के देशों को प्रभावित करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नीति निर्माण को आकार देती हैं। हालांकि यह अवधारणाएं विवादास्पद भी हैं। विभिन्न दृष्टिकोणों और परिभाषाओं के साथ जो आकार, बहस और गतिरोध को पैदा करती हैं, यानी वे विवादास्पद मुद्दे हैं जो आकार, बहस को जन्म देती हैं। इस निबंध में हम गरीबी, भूख और विकास की जटिलताओं को गहन विश्लेषण करेंगे, विस्तृत उदाहरणों का उपयोग करते हुए यह समझने के लिए कि वह वैश्विक राजनीति में कैसे वाद विवाद करते हैं। यानी अब हम इसमें यही चीज पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से ये वाद विवाद पैदा करते हैं और किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है। विवाद के बिंदुओं का विस्तृत विश्लेषण। अब हम विवाद के बिंदुओं को विस्तृत विश्लेषण के साथ देखने वाले हैं। गरीबी की परिभाषा, यानी गरीबी क्या है इसकी परिभाषा देख लेते हैं। गरीबी की कोई एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है। विभिन्न देशों और संगठनों की गरीबी को मापने के लिए अलग अलग मापदंड हैं, यानी सभी गरीबी को अलग अलग तरीकों से देखते हैं।
विश्व बैंक के हिसाब से देख लेते हैं कौन लोग गरीब हैं। 1.90% से कम पर रहने वाले लोगों को अत्यधिक गरीब मानते हैं, जबकि 5.50% से कम पर रहने वाले लोगों को मध्य गरीब मानते हैं विश्व बैंक के अकॉर्डिंग। अब हम संयुक्त राष्ट्र के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। आवश्यकताओं से वंचित होने की स्थिति के रूप में गरीबी को परिभाषित करते हैं, जिसमें भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और जानकारी तक पहुंच शामिल है। यानी वो लोग गरीब हैं जो जिनके पास भोजन ना हो, अच्छा स्वास्थ्य ना हो, आवश्यकताएं पूरी ना हो रही हो, शिक्षा ना हो, कोई भी जानकारी ना हो, इनके अकॉर्डिंग वो गरीब है। अब हम देखेंगे यह परिभाषाओं में विभिन्न गरीबों के बारे में बहस को जटिल बना देती हैं। यानी सभी की परिभाषाएं अलग हैं, जिसकी वजह से गरीब है कौन एक्चुअल में कहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं भारत में गरीबी रेखा 1.90% से कहीं अधिक है, क्योंकि जीवन यापन लागत और आवश्यकताओं का स्तर भिन्न होता है, क्योंकि यहाँ जीवन यापन की जो स्थिति होती है हमेशा अलग अलग होती हैं। अब आप इसमें नेक्स्ट देखेंगे भूख का मुद्दा। भूख एक जटिल समस्या है जिसमें कई कारण हैं, जिसमें गरीबी, युद्ध, जलवायु परिवर्तन और राजनीतिक अस्थिरता शामिल है। यानी भूख की जो स्थिति है वो बहुत सारी समस्याओं या बहुत सारे कारणों से हम देख सकते हैं। जब गरीबी हो, युद्ध हो, जलवायु परिवर्तन हो या राजनीतिक अस्थिरता हो, तब भी हम भूख की स्थिति को पैदा होते हुए देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के अनुसार 2022 में 828 मिलियन लोग गंभीर भूख का सामना कर रहे हैं, जो कि 2019 से 150 मिलियन अधिक है। यानी अब ज्यादा लोग भूख का शिकार हो रहे हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं युद्ध और संघर्ष। सीरिया, यमन और दक्षिण सूडान जैसे देशों में युद्ध ने भूख को बढ़ावा दिया है, क्योंकि बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया गया है और लोगों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यानी युद्ध और संघर्ष भी एक ऐसी स्थिति है जहां हम भूख का अभाव देख सकते हैं, भूख की स्थिति पैदा होती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं जलवायु परिवर्तन। सूखा और बाढ़ जैसी चरम मौसम घटनाएं फसलों को नष्ट कर सकती हैं और खाद्य असुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। यानी जलवायु परिवर्तन जैसी भी स्थितियां पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से भूखा रहने वाली स्थितियां पैदा हो जाती हैं। भूख से निपटने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण हैं और यह बहस का विषय है कि कौन सा उपाय सबसे प्रभावी और टिकाऊ है। यानी भूख से निपटने के लिए बहुत सारे दृष्टिकोण तो दिए गए हैं, लेकिन अभी भी इसमें बहस रहती है कि कौन सा सबसे ज्यादा टिकाऊ और प्रभावी है। अब कौन से ऐसे दृष्टिकोण हैं उनको देख लेते हैं। पहला है हमारा खाद्य सहायता। WFP जैसे संगठन संकटग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को भोजन प्रदान करते हैं। दीर्घकालीन विकास, कृषि विकास, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जाल में निवेश भूख के मूल कारणों को दूर करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं विकास की अवधारणा। अब हम देखेंगे विकास की अवधारणा कैसे होती है। विकास एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और पर्यावरणीय स्थिरता शामिल होती है। अब इसको किस तरह से देख सकते हैं, अब हम इसे देखते हैं। आर्थिक विकास, यह दृष्टिकोण विकास को आर्थिक विकास के रूप में परिभाषित करता है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के माध्यम से मापा जाता है। यानी आर्थिक विकास होता है तो हम उसको सकल घरेलू उत्पाद के रूप में माप सकते हैं। उदाहरण के लिए चीन ने पहले कुछ दशकों में आर्थिक विकास की उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे गरीबी को कम करने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिली है। यानी चीन जैसे देश ने आर्थिक विकास किया है और गरीबी को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक विकास। यह दृष्टिकोण विकास को सामाजिक प्रगति के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता तक पहुंचने में सुधार शामिल है। यानी सामाजिक विकास जो है वो हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानताएं इन सब तक पहुंचने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ दिखाई देता है। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं भारत ने हाल के वर्षों में सामाजिक विकास में प्रगति की है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, नामांकन दर में वृद्धि और बाल मजदूरी की कमी शामिल है। यानी
भारत जैसे देश में सामाजिक विकास को देखा गया है, सामाजिक विकास में वृद्धि हो रही है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा को बढ़ोतरी मिली है और जो बाल मजदूरी होती है उसमें कमी देखने को मिली है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं पर्यावरणीय स्थिरता। यह दृष्टिकोण विकास को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित आर्थिक और सामाजिक प्रगति के रूप में देखता है। टिकाऊ विकास लक्ष्य इस दृष्टिकोण का एक उदाहरण है, यानी जो पर्यावरणीय स्थिरता है उसको बढ़ावा देता है और टिकाऊ विकास का जो लक्ष्य है वो इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, या इसका सबसे अच्छा उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं। विकास को प्राप्त करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण हैं और यह बहस का विषय है कि कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है। यानी विकास को पाने के लिए बहुत सारे दृष्टिकोण बहुत सारे लोगों द्वारा, बहुत सारे थिंकर्स द्वारा दिए गए हैं, लेकिन अभी भी ये देख पाना कि कौन सा सही है वो पॉसिबल नहीं है। अब आप ही देखिए, आपकी कक्षा में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में एक ही सिचुएशन को लेकर सभी के अलग अलग विचार होंगे, सभी लोग उस सिचुएशन को अलग अलग तरीके से देखेंगे, लेकिन कौन सा सबसे सटीक और सबसे अच्छा है ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्र। यह दृष्टिकोण मुख्य बाजारों और निजी क्षेत्रों के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देता है। यानी ये जो हमारा अर्थशास्त्र है ये मुख्य बाजारों और निजी क्षेत्र के नेतृत्व को विकसित करने और उसको बढ़ावा देने का कार्य करता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहायता विकासशील देशों को गरीबी और भूख को कम करने में मदद करने के लिए विकासशील देशों को सहायता प्रदान करना है। यानी विकासशील देशों को गरीबी और भुखमरी को कम करने के लिए मदद प्रदान करना ही अंतर्राष्ट्रीय सहायता का कार्य है। अब यहाँ आपका क्वेश्चन जो है वो फिनिश हो जाता है। अब आप इसका निष्कर्ष इस तरह से लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं गरीबी, भूख, विकास वैश्विक राजनीति के अत्यंत जटिल और विस्पद अवधारणाएं हैं। इन अवधारणाओं की विभिन्न परिभाषाएं और उन्हें प्राप्त करने के तरीकों पर अलग अलग दृष्टिकोण अक्सर बहस और गति पैदा करते हैं। यानी कोई भी क्यों ना हो, गरीबी, भूख, विकास, इन सभी मुद्दों पर सभी के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग परिभाषाएं हैं और ये परिभाषाएं कहीं ना कहीं गति पकड़ती हुई हमें दिखाई देती हैं कि हाँ ये वाला सटीक है, ये सटीक है, इस तरह से हमें ये चीज दिखाई देती है। हालांकि इन मुद्दों को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय आवश्यक है। यानी इन सभी मुद्दों को निपटने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग का प्रयोग नहीं करेंगे हम इन मुद्दों से कहीं भी निपट नहीं सकते। विभिन्न देशों को, संगठनों और गरीबी, भूख और विकास को कम करने के लिए प्रभावी रणनीतियों को विकसित करने और कार्यान्वयन करने के लिए एक साथ काम करने की आवश्यकता है। यानी इन सभी मुद्दों और इन सभी समस्याओं जैसे कि भूख, गरीबी और विकास, इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए अच्छी रणनीति और एक साथ काम करने की जरूरत है। यानी सभी विश्व स्तर पर सभी का एक साथ आना महत्वपूर्ण होगा, आवश्यक होगा, तभी हम इन सारी चीजों से निपट सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये सारे ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड यहाँ आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइज है जिसे आप देख सकते हैं। ओके, एंड देन यहाँ आपकी पूरी ही बुक जो है ये पूरी कंप्लीट हो जाती है, जितने भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप इसके नोट्स देखें, इसके नोट्स पढ़ें, तो आप हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि फ्री आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। इसके लिए कोई भी आपको पेमेंट नहीं करनी है, आप ये फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको कॉलेज अपडेट एंड बहुत सारी चीजें आप यहाँ देख सकते हैं। आप अपनी डेट शीट वगैरह भी यहाँ देख सकते हैं। तो आप जल्दी से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करना, ताकि वो भी इस बुक के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लें और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाएं और अच्छे से पास हो पाएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ एंड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।